bring about high rates of chemical conversions, यानी एंजाइम्स किस तरीके से एक केमिकल को दूसरे केमिकल में कन्वर्ट करते हैं एट हाई रेट्स, माने बहुत फास्ट। एंजाइम्स किस तरीके से एक केमिकल को दूसरे केमिकल में कन्वर्ट करते हैं एट अ वेरी हाई रेट, एट वेरी फास्ट रेट्स। बहुत जल्दी जल्दी वो ये काम कैसे करते हैं। एक केमिकल को दूसरे केमिकल में कन्वर्ट करना मींस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। आंसर है सबस्ट्रेट्स जो हैं वो अपने आप को बाइंड करवा लेते हैं एंजाइम के साथ में, और जब भी सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ में बाइंड करते हैं वो किसी भी जगह पर जाकर अपने आप को बाइंड नहीं करवाते, वो हमेशा अपने आप को बाइंड करवाते हैं एक्टिव साइट्स पर। और जैसे वो एक्टिव साइट्स पर बाइंड करवाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट माने यही वो स्टेट है, यही वो स्टेज है, यही वो अवस्था है जब हमारा सबस्ट्रेट धीरे 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 प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो जब कोई चीज एक दूसरी चीज में चेंज होना शुरू कर देती है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब है टू चेंज द स्ट्रक्चर, टू चेंज द शेप, तो इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन कंडीशन या ट्रांजिशन स्टेट। फिर से एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके बाद ही एंजाइम सबस्ट्रेट को धीरे 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 चेंज करना शुरू करेगा प्रोडक्ट में। तो ये जो स्टेट है जिसमें चेंजेस शुरू हो गए हैं, दिस स्टेट इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। और जब ये ट्रांजिशन स्टेट खत्म होती है, कन्वर्जन हो जाता है, तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड मेकिंग। मैंने आपसे कहा था जरूरी नहीं है कि कोई चीज टूटे, हो सकता है दो छोटे छोटे सबस्ट्रेट हैं वो आपस में जुड़ जाएं और कोई एक बड़ा प्रोडक्ट मिले आपको। हो सकता है कोई दो छोटे छोटे सबस्ट्रेट आपस में जुड़ जाएं और एक बड़ा प्रोडक्ट मिले। अगर कोई जो दो छोटे छोटे सबस्ट्रेट आपस में जुड़ रहे हैं और बड़ा प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब बॉन्ड्स उनके बीच में बन रहे हैं। और अगर कोई बड़ा सबस्ट्रेट बीच में से ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब उसके बीच के बॉन्ड्स टूट रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कई तरीके से बन सकते हैं, बॉन्ड्स ब्रेक होकर के भी नई नई चीजें बन सकती हैं, या बॉन्ड्स आपस में जुड़ करके भी नई नई चीजें बना सकते हैं। तो हमारी लाइन क्या बन गई कि जो प्रोडक्ट्स बनते हैं और प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, कैसे रिलीज होते हैं, या तो जब ये कन्वर्जन चल रहा है तब या तो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं या तब बॉन्ड बन रहे हैं और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। In other words, we can say that the structure of substrate gets transformed into product, कि हमारा जो substrate है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। But there could be many more altered structures, but there could be many more altered structural states between the stable substrate and the product. ये भी हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया जैसे ये एक सबस्ट्रेट है, कोई भी रिएक्शन एकदम स्ट्रेट नहीं होता। ये एंजाइम है, इसके साथ में कोई सबस्ट्रेट आकर जुड़ा, तो एकदम से वो जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो जाएगा। हो सकता है जब ये एंजाइम के साथ ये आकर के जुड़ रहा है तो बीच में इसमें कुछ इंटरमीडिएट स्टेज आए, जैसे इसका स्ट्रक्चर धीरे धीरे पहले ऐसे चेंज हो, फिर धीरे 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 उसमें क्रैक्स आए, उनके बीच के बॉन्ड्स ब्रेक हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये एक दूसरे से अलग हो। तो कभी भी किसी भी रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा कि ये सबस्ट्रेट है और ये सबस्ट्रेट अगले ही स्टेप पर दो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। नो, ये होता है कि ये सबस्ट्रेट है, फिर इसमें धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, फिर आपको ये चेंजेस ऐसे दिखाई देते हैं और उसके बाद आपको ये दो प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है ये जो बीच की स्टेजेस हैं ये कहलाती हैं इंटरमीडिएट स्टेजेस, ये कहलाती हैं इंटरमीडिएट स्टेजेस। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में एक स्टेबल प्रोडक्ट है, स्टार्टिंग में हमारे पास एक स्टेबल सबस्ट्रेट है, लास्ट में हमारे पास दो स्टेबल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इनके बीच में भी और स्टेजेस होती हैं। कभी भी कोई रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया था, उस रेस्पिरेशन में हमने कभी भी ये नहीं देखा कि ग्लूकोज जो है वो डायरेक्टली CO2 और वाटर में टूट गया।
हमने हमेशा पढ़ा कि जो ग्लूकोज है पहले वो साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाकर उसको दो मॉलिक्यूल्स, इट इज ब्रोकन इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, फिर ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर फिर इनको CO2 और वाटर में चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर क्या है? पायरुवेट। ये तो वो है जो मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन जब आप डिटेल में और पढ़ोगे तब आपको इनके बीच में बहुत सारे स्टेप्स नजर आएंगे कि स्टार्टिंग में ग्लूकोज था और लास्ट में जब CO2 और वाटर निकले उसके बीच में बहुत सारी इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं। तो कभी भी कोई रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होता, हमेशा उनके बीच में इंटरमीडिएट स्टेजेस होती हैं। तो यहां लिखा है देयर कुड बी मेनी मोर ऑल्टर्ड माने जिनका स्ट्रक्चर हमेशा चेंज होता रहता है, स्ट्रक्चरल स्टेट्स बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में आपको बहुत सारे और भी स्ट्रक्चरल स्टेट्स नजर आएंगे जो ऑल्टर होते रहेंगे धीरे धीरे, जो धीरे धीरे ऑल्टर होते रहेंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली फिर लास्ट में आपको आपका प्रोडक्ट मिलता है। और लेकिन जितने भी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं, जितनी भी आपको ये स्टेट्स मिलती हैं, जितनी भी आपको ये स्टेजेस मिलती हैं जिसमें आपको इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, ये परमानेंट नहीं है, ये अनस्टेबल है, क्योंकि ये बनी और बहुत जल्दी ये दूसरी चीजों में चेंज हो गई, बहुत जल्दी ये दूसरी चीजों में चेंज हो गई और फाइनली अब आपको प्रोडक्ट मिले। तो लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलेगा केवल वो स्टेबल रहेगा, बीच की सारी स्टेजेस अनस्टेबल रहती हैं क्योंकि वो केवल थोड़े टाइम के लिए बनती हैं और फटाफट वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। इसलिए लिखा है यहाँ कि इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल जो स्टेट्स होती हैं दे आर ऑलवेज अनस्टेबल। ये देखो यहाँ पर एक आपको ग्राफ दिया है, ये वही ग्राफ है जो मैंने आपको समझाया था। यहाँ लिखा है द वाई एक्सिस, यहाँ लिखा है द वाई एक्सिस इन दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट। यानी कोई भी सबस्ट्रेट है उसमें छोटी छोटी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और आपस में जब भी कोई चीज जुड़ी होती है तो उनके बीच की एनर्जी कैसी होती है? पोटेंशियल। अगर कोई चीज स्टेबल है, कोई चीज एक जगह पर रुकी हुई है तो उसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी है, और जैसे हम उस चीज को ब्रेक करेंगे तो जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी, और जैसे वो रिलीज होगी एनर्जी हम उसको काइनेटिक एनर्जी बोलना शुरू करते हैं। तो ये जो एक्स एक्सिस आपको दिख रहा है, इस एक्स एक्सिस में आपको दिखाया गया है कि ये पोटेंशियल एनर्जी है वाई एक्सिस पर, और ये जो एक्स एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इसके बारे में क्या लिखा है कि जो एक्स एक्सिस है वो आपको दिखा रहा है प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, कि किस तरीके से किसी भी सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, किस तरह से किसी भी स्ट्रक्चर का जो है किसी भी तरह से कोई भी जो सबस्ट्रेट है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। किसकी तरफ प्रोग्रेस कर रहा है? कि वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो यहां पर आपको बताया है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, की रिएक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, रिएक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और सबस्ट्रेट धीरे धीरे चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। ये लाइन आपको दिखा रही है कि यहां पर सबस्ट्रेट है और वो ट्रांजिशन स्टेट आ गई, यानी उसमें चेंजेस शुरू हो गए और वो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया। लेकिन यहां पर आपको ये भी बता दिया गया है कि इतनी सारी एनर्जी लग रही है इस काम में, क्योंकि यहां पर आप कोई एंजाइम यूज नहीं कर रहे हो। इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए जो एनर्जी लग रही है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए मतलब ट्रांजिशन करने के लिए जो एनर्जी लगी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। और बिना एंजाइम के एक्टिवेशन एनर्जी कितनी ज्यादा है, और एंजाइम की प्रेजेंस में जो एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी वो बहुत कम हो गई। तो यहां पर यही ग्राफ जो आपको दिखाया गया है वो इससे इंपॉर्टेंस पता लगती है एंजाइम की, इससे पता लगती है इंपॉर्टेंस एंजाइम की। और मैंने आपको एक एग्जांपल भी समझाया था पहले हमने एग्जांपल पढ़ा था कि वाटर एंड CO2 आपस में जुड़ रहे हैं, कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं, 1 घंटे में केवल 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, 1 घंटे में केवल 200 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। लेकिन जैसे ही एंजाइम आ गया कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वैसे ही 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनने लग गए थे। तो सोचिए एंजाइम की प्रेजेंस होते ही कितना रिएक्शन फास्ट हो जाता है ना। तो यहां पर लिखा है आगे, एक्स एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोग्रेशन ऑफ द एनर्जी। कहां पहुंच गए भाई? हाँ, द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, कि किस तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, आगे प्रोग्रेस कर रहा है। देयर इज एन एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन S एंड P। S का एनर्जी का लेवल और P का एनर्जी लेवल का डिफरेंस अलग होगा।
मतलब एक सबस्ट्रेट है, उसके अंदर एनर्जी का लेवल अलग है, एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर एनर्जी का लेवल अलग है। एक सबस्ट्रेट का अलग कंफर्मेशन था, प्रोडक्ट्स का अलग कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन मींस, हमेशा के लिए वर्ड्स अपने दिमाग में बिठा लिया कीजिए, हर बार आपको उसका मतलब नहीं समझाएंगे ना, क्योंकि आप ये अब बड़े हो गए, 11th में आ गए, तो कंफर्मेशन मीन शेप। कंफर्मेशन का मतलब है शेप। सबस्ट्रेट का कंफर्मेशन अलग है, प्रोडक्ट का कंफर्मेशन अलग है, इसके अंदर एनर्जी का लेवल अलग है, इनमें एनर्जी का लेवल अलग है। ठीक है, तो यहां पर लिखा है देयर इज ऑलवेज एन एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी। एस का एनर्जी का लेवल अलग होगा और पी का एनर्जी का लेवल अलग होगा। आगे लिखा है इफ पी इज एट लोअर एनर्जी लेवल, हाँ ये एक अलग चीज बताई है उन्होंने, ये एक अलग चीज बताई है। तो इसको पहले मैं थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में समझा दूं, इसको मैं आपको थोड़ा सा पहले सिंपल वर्ड्स में समझा दूं। देखिए, जैसे मैंने बोला ये एस है, एस का ये एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल है। मैंने बोला एस का एनर्जी लेवल यहां तक है, ठीक है, आप बोलोगे ओके। और फिर उससे बन गए प्रोडक्ट, और मैंने बोला प्रोडक्ट का एनर्जी का लेवल यहां तक है। फिर से देखिए, ये एक सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट है, ये एनर्जी लेवल का मीटर है। मैंने बोला कि सबस्ट्रेट का जो एनर्जी लेवल है वो यहां तक है, और जो प्रोडक्ट है उनका एनर्जी लेवल केवल यहां तक है। तो आप बोलोगे मैम प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल आपने कम दिखाया है और सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल आपने ज्यादा दिखाया है, यानी सबस्ट्रेट के अंदर ढेर सारी एनर्जी थी, सबस्ट्रेट के अंदर ढेर सारी एनर्जी है, और जो प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग उनका एनर्जी का लेवल कम है। कर दी और प्रोडक्ट के अंदर एनर्जी कम पहुंची। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें एनर्जी, लाइट, हीट ये सब बाहर की तरफ फेंक दी जाती है। तो क्योंकि यहां पर सबस्ट्रेट का लेवल हम हाई दिखा रहे हैं और प्रोडक्ट के एनर्जी का लेवल कम दिखा रहे हैं, इसका मतलब जब ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में चेंज हुआ होगा तब इसकी सारी एनर्जी, काफी सारी एनर्जी जो है वो एनवायरमेंट को दे दी गई होगी, इसलिए प्रोडक्ट के पास बहुत ही कम एनर्जी पहुंची, और इस तरह का रिएक्शन कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसीलिए यहां पर यानी सबस्ट्रेट के पास ऑलरेडी काफी एनर्जी है और उससे जो प्रोडक्ट्स बनने हैं वो ज्यादा एनर्जी वाले नहीं बनने, वो लोअर एनर्जी वाले बनने। तो जब सबस्ट्रेट के पास ऑलरेडी बहुत सारी एनर्जी है, इतनी सारी एनर्जी है कि उतनी प्रोडक्ट को चाहिए ही नहीं, इसीलिए सबस्ट्रेट ने अपनी सारी एनर्जी बाहर एनर्जी हमें उसके लिए बाहर से एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सबस्ट्रेट के पास ढेर सारी एनर्जी है। और जब ये हाई एनर्जी वाला सबस्ट्रेट लो एनर्जी वाले प्रोडक्ट में चेंज हुआ तो ऑलरेडी उसकी एनर्जी काफी कुछ एनवायरमेंट में फेंक दी गई, तो हमें अपनी तरफ से ऐसे केसेस में एनर्जी सप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। However, whether it is an exothermic or spontaneous reaction or an endothermic reaction, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में मैंने आपको क्या बताया, एंडो में उसका उल्टा कर लेना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल बहुत हाई है और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल कम है, एंडो में उल्टा समझ लो। एंडो में आप ये समझ लीजिए कि सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल कम है और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ज्यादा है, तो क्योंकि इसके पास एनर्जी है ही नहीं तो आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी जिससे प्रोडक्ट बन जाए। तो ऐसे रिएक्शंस कहलाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़े वो एंडोथर्मिक, और जो जो रिएक्शन खुद एनर्जी बाहर फेंक रहा हो दैट इज एक्सोथर्मिक। ओके, तो यहां लिखा है चाहे आपका जो भी रिएक्शन चल रहा है, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो चाहे वो एंडोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक रिएक्शंस को एक और नाम दिया गया है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं समझा रही हूं, क्यों। अनदर नेम ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो आगे का पैराग्राफ आपको ये समझा रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चाहे आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक हो,
एक्सोथर्मिक वो होते हैं जिनमें एनर्जी बाहर फेंकी जा रही है, जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, और एंडोथर्मिक वो होते हैं जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। The S has to go through a much higher state और ट्रांजिशन स्टेट, मतलब चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, उससे क्या फर्क पड़ना है? जो सबस्ट्रेट है आपका, उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए ट्रांजिशन स्टेट में जाना ही पड़ेगा। ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होते हैं जिसमें कोई भी सबस्ट्रेट धीरे धीरे अपने अंदर चेंजेस लाना शुरू कर देता है, जिससे कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो सके। तो कोई भी रिएक्शन हो, चाहे एक्सो हो चाहे एंडो हो, आपके सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट में एंटर करना ही पड़ेगा, ट्रांजिशन स्टेट में एंटर करना ही पड़ेगा, जिससे कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। ठीक है, लेकिन जो डिफरेंस आता है इन द एवरेज एनर्जी, जो डिफरेंस आता है इन द एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ S फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यानी जो S है, जब वो ट्रांजिशन स्टेट में जा रहा है और यहां पर पहुंच गया वो ट्रांजिशन स्टेट में, ट्रांजिशन स्टेट मतलब ये वो स्टेज है जहां पर सबस्ट्रेट में अब चेंज होना शुरू होगा। यानी ये सबस्ट्रेट जब धीरे 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 ट्रांजिशन स्टेट तक जा रहा था, तब उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो इस स्टेप पर पहुंचा, अब इसमें धीरे 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 चेंजेस शुरू हो गए। तो यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में जो उसको एनर्जी यूज करनी पड़ी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं उसको? एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो एनर्जी उसको, देखिए ये तो पूरी उन्होंने वो दे दी है, डेफिनेशन दे दी है। मैं पूरी डेफिनेशन पर नहीं जा रही हूं, पहले मैं आपको सिंपल तरीके समझा रही हूं कि जो एनर्जी किसी भी सबस्ट्रेट को लगेगी, यूज होगी ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने में, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और इस एक्टिवेशन एनर्जी में आपको डिफरेंस नजर आएगा, इस एक्टिवेशन एनर्जी में आपको डिफरेंस नजर आता है। ठीक है, द डिफरेंस इन द एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ S फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट। यानी अब देखिए, वापस चले, देखिए एक ये सबस्ट्रेट है, अभी इसके अंदर एनर्जी का लेवल कुछ और है। जैसे ही धीरे 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 ये सबस्ट्रेट पहुंच गया ट्रांजिशन स्टेट में और उसमें चेंजेस आने शुरू हो गए। जैसे इसमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, एनर्जी का लेवल भी अलग हो जाएगा। तो यहां एनर्जी का लेवल अलग है और यहां एनर्जी का लेवल अलग है, क्योंकि अब यहां पर चेंजेस आने शुरू हो गए, तो ऑब्वियसली एनर्जी का लेवल भी अलग हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, ये जो डिफरेंस आपको नजर आएगा यहाँ के एनर्जी कंटेंट में और यहाँ के एनर्जी कंटेंट में, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं इसको? एक्टिवेशन एनर्जी। तो सबस्ट्रेट में जो एनर्जी का कंटेंट है और जब ट्रांजिशन शुरू हो गया, चेंज शुरू हो गया, तब एनर्जी के में जो डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। वापस चलते हैं, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है। यहां लिखा है कि जो डिफरेंस आ रहा है इन द एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ S फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट, इसी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और जो एंजाइम्स हैं उनका काम यही होता है, एंजाइम्स का काम यही होता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करें, कि कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी लगे किसी भी रिएक्शन को करवाने में। तो यहां लिखा है एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग डाउन द एनर्जी बैरियर। तो जैसे यहां पर सबस्ट्रेट है, यहां तक पहुंचेगा तब जाकर ट्रांजिशन होगा। तो सोचो कितना लंबा रास्ता है, कितना बैरियर है। बैरियर मतलब कितनी कितनी देर लग रही है सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेज तक पहुंचने में। तो यही जो रास्ता है, इसी को कम करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसी को कम करना एंजाइम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहां लिखा है एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग डाउन द एनर्जी बैरियर making the transition of S to product more easy। तो ये एंजाइम्स यही करते हैं कि S को जल्दी से ट्रांजिशन स्टेज में ले आते हैं। एंजाइम का यही काम है कि S को ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने में पहले जहां इतना डिफरेंस आ रहा था, उस डिफरेंस को कम किया जाए, S को जल्दी से ट्रांजिशन स्टेज में पहुंचाया जाए और उससे प्रोडक्ट्स बना लिए जाए, उससे प्रोडक्ट्स बना लिए जाए। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको ये समझा रहा है कि
ये ग्राफ आपको यही समझा रहे हैं कि किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने से पहले सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेज में एंटर करना होता है। सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेज तक पहुंचने में जितना टाइम लग रहा है, जितनी एनर्जी लग रही है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। वो ज्यादा लगेगी अगर एंजाइम प्रेजेंट नहीं होंगे, और अगर एंजाइम प्रेजेंट होगा तो यही एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी और हमारा सबस्ट्रेट जल्दी से प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। द सेम ग्राफ इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। इसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 31 और करवा रही हूं, और उसके बाद में आ रही हूं क्वेश्चन आंसर राउंड पर। आफ्टर दैट आई एम कमिंग टू क्वेश्चन आंसर राउंड। यस, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 31 इज एनलिस्ट अ फ्यू फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स के बारे में बताइए विच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम अपना काम ढंग से करेंगे या नहीं करेंगे, ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आंसर लिखा है कि एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज अफेक्टेड बाय, किसी भी एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कैसे अफेक्टेड रहती है, वो अफेक्टेड होती है बाय अ चेंज इन द कंडीशंस व्हिच कैन ऑल्टर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। देखिए प्रोटीन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोटीन है, पहले प्रोटीन किस में रहता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में रहता है, फिर वो प्रोटीन किस में जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जाते ही उसका जो स्ट्रक्चर है कैसा हो जाता है, हेलिकल हो जाता है या शीट टाइप का हो जाएगा। और ज्यादातर जो प्रोटीन्स हमारे काम आते हैं वो ज्यादातर प्रोटीन्स जो है वो टर्शरी स्टेज के प्रोटीन्स हैं। हम ज्यादातर जो प्रोटीन्स यूज करते हैं वो टर्शरी स्टेज के प्रोटीन्स को यूज करते हैं। तो यहां लिखा है कि एंजाइम की एक्टिविटी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ये फैक्टर्स चेंज हो गए तो एंजाइम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखा है एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज अफेक्टेड बाय अ चेंज इन द कंडीशन। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ, एंजाइम की एक्टिविटी ऑल्टर हो जाएगी। ठीक है, तो एंजाइम के अंदर क्योंकि प्रोटीन्स हैं, एंजाइम के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और एंजाइम बनाने में कौन से वाले प्रोटीन ज्यादातर यूज होते हैं, टर्शरी प्रोटीन्स यूज होते हैं। तो जरा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ, टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का चेंज हो जाएगा, और प्रोटीन का अगर टर्शरी स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और फिर एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा। देखिए आगे लिखा है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी। हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि हमें इनको अलग अलग डिटेल में पढ़ना है। तो पहला पॉइंट मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं कि एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन कंट्रोल करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को कौन कौन चेंज कर सकता है। सबसे पहली चीज है टेम्परेचर। तो देखिए एंजाइम्स जो हैं दे जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स है, फॉर एग्जांपल आप तो अपना एग्जांपल ले लिया करो, आपकी बॉडी के जो एंजाइम्स हैं उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, प्रॉपर पीएच चाहिए, यानी इस रेंज से इस रेंज तक टेम्परेचर होगा तो ये एंजाइम ढंग से काम कर पाएंगे, इस रेंज से इस रेंज तक का पीएच होगा तो ये एंजाइम काम कर लेंगे, उस रेंज से ऊपर चला गया टेम्परेचर, उस रेंज से नीचे चला गया टेम्परेचर तो एंजाइम काम नहीं करेंगे। और मैंने आपको शायद समझाया भी था बहुत अच्छी तरीके से कि एंजाइम्स में प्रोटीन्स होते हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो प्रोटीन्स का नेचर बिगड़ जाएगा, और इसको हम कहते हैं हमारे प्रोटीन्स डीनेचर्ड हो गए। मैंने एक ऑमलेट का एग्जाम्पल भी दिया था आपको, कि अभी जो है एल्ब्यूमिन, जो अंडा होता है, एग होता है, उसका जो व्हाइट पोर्शन होता है वो अभी लिक्विड है। आपने जैसे उसको गर्म तवे पर डाला, लिक्विड सॉलिडिफाई हो गया, यानी पूरा प्रोटीन का नेचर बिगड़ गया, वो डीनेचर्ड हो गया। अब आप चाहकर भी वापस ऑमलेट को पहली वाली कंडीशन में नहीं लेकर आ पाओगे, यानी पहली वाली कंडीशन में प्रोटीन नहीं आएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ गया था तवे का, और उसके बाद उसका पूरा नेचर चेंज हो गया। तो यहां लिखा है कि एंजाइम्स जो हैं वो वर्क करते हैं इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। हर एक एंजाइम शो करता है अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड एट द ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम माने नॉर्मल, जो उसकी रेंज है कि कोई भी एंजाइम इस रेंज से इस रेंज के बीच में बढ़िया काम करेगा, वो उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। जैसे पेप्सिन बहुत बढ़िया काम करता है 2 pH पर। पेप्सिन का पीएच कितना होता है, आपके स्टमक में पीएच कितना होता है, एसिडिक पीएच होता है, 2 pH है। ट्रिप्सिन किस पे बढ़िया काम करता है, ट्रिप्सिन जो पैनक्रियाज वाला है
वो बढ़िया काम करता है 8.5 पर, वो बढ़िया तरीके से काम करता है 8.5 pH पर। तो हर एक एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम pH होता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, और एंजाइम सबसे हाईएस्ट एक्टिविटी, सबसे बढ़िया एक्टिविटी शो करता है अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर और अपने ऑप्टिमम pH पर। एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाती है, एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। अगर ऑप्टिमम यानी नॉर्मल से वैल्यू से टेम्परेचर ज्यादा हो जाए या नॉर्मल वैल्यू से टेम्परेचर कम हो जाए तो एक्टिविटी भी डिक्लाइन हो जाती है, एक्टिविटी भी कम हो जाती है। ठीक है, आगे लिखा है लो टेम्परेचर। देखिए जो प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं उनके बारे में, जैसे अंडा है, अंडे को अगर आप फ्रिज में रख दोगे तो वो फ्रिज में रख दो, फ्रीजर में रख दो, कम टेम्परेचर पर रख दो, तो वो जो प्रोटीन है वो इनएक्टिव होगा, वो प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव होगा, लेकिन वो मरेगा नहीं, प्रोटीन डीनेचर्ड नहीं होगा। एक अंडे को लो, उसको फ्रीजर में रख दो, तो अंदर जो उसका एल्ब्यूमिन है, व्हाइट पोर्शन है, वो थोड़ा जम सा जाएगा, लेकिन उसका नेचर नहीं बिगड़ेगा। फिर आप फ्रीजर में से निकालो उस अंडे को, बाहर रख दो नॉर्मल, 1 घंटे के बाद जाओ, अंडा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, एग बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। यानी कम टेम्परेचर पर एंजाइम को इतना नुकसान नहीं है, कम टेम्परेचर पर एंजाइम क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर पर तो प्रोटीन पूरा डीनेचर्ड हो जाता है, प्रोटीन अपना नेचर बिगाड़ लेता है। ठीक है, तो यहां लिखा है कि जो लो टेम्परेचर होता है उसमें क्या होता है, कोई भी एंजाइम प्रिजर्व हो जाता है, थोड़ी देर के लिए प्रिजर्व होकर के रह गया इन एन इनएक्टिव स्टेट, थोड़ी देर के लिए वो इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए वो इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन जो हाई टेम्परेचर होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, क्योंकि प्रोटीन्स जो है वो हीट से क्या हो जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं। थोड़ा याद रखिएगा इसको, लो टेम्परेचर पर वो थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पर वो डीनेचर्ड हो जाते हैं। ये दो चीजें याद रखिएगा। सेम विद पीएच, सेम विद पीएच, हर एक एंजाइम जो है बढ़िया तरीके से काम कर सकता है एक ऑप्टिमम पीएच पर, और उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है अबव, ऊपर भी या नीचे भी, बिलो दिस ऑप्टिमम पीएच। फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन है, बेस्ट काम करता है 2 pH पर, ट्रिप्सिन काम करता है बेस्ट 8.5 pH पर, इसके ऊपर नीचे हुआ तो उसकी एक्टिविटी जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद नेक्स्ट है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ये मैं आपको थोड़ा सा गैप लेकर के समझाऊंगा, मींस पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर लूं, लेट मी आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस and then I will come to this portion, then I will come to this portion क्योंकि ये time taking है। ठीक है, चलिए I'm coming back to the question answer round।